हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर्स और उसकी स्केलेटन्स को पता लगाते हैं, यानी कि हमको कोई हिंट मिलता है और उस हिंट का हम यूज करते हैं और यूज करते हुए हम पता लगाते हैं कि वो क्या कंपाउंड होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। बेटा, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जब कोई भी नई डिस्कवरी होती है, नया कोई रिएजेंट या कंपाउंड मिलता है, तो उसकी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इसीलिए हम ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस उसमें करेंगे और उससे हम ये पता लगाएंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मेरे को किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में उसका मास पता लग गया, मीन्स मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं, तो मेरे को सबसे पहली इंफॉर्मेशन उसके मास से पता लगेगी कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हम उसकी स्केलेटन की बात करेंगे और स्केलेटन के बाद उसमें देखेंगे कि क्या उसमें पाई बॉन्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से कार्बन पर है। इन सब चीजों को इस टॉपिक में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट पार्ट होगा टॉपिक का। सेकेंड पार्ट में हम इसके डेरिवेटिव्स को डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव की स्ट्रक्चर्स को पता लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को पता लगाएंगे। तो इस फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम रिएक्शन या एक्शन क्या लेने वाले हैं। रिएक्शन या एक्शन में नंबर 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाएंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें क्या बता सकता है? उसका पर्पज है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, दोनों का सम बता सकता है। पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम बता सकता है। इंडिपेंडेंटली ये नहीं बता सकता कि पाई बॉन्ड कितने होंगे और रिंग्स कितनी होगी, बट ये कंबाइंडली दोनों का इफेक्ट बता सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम एक केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, कैटलिस्ट का यूज करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करने वाले हैं। इस रिएक्शन से हमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नंबर 1, कार्बन स्केलेटन, मींस कार्बन किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, इसका हमें पता लग जाएगा। तो मैं यहीं से एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। सपोज मेरे को एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका DU कितना होना चाहिए। तो हमने DU का फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2, सो यहां हमको DU मिला 1। और 1 DU ये बताता है कि इसमें एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। बट अगर मैं इसी मॉलिक्यूल का C4H8 का हाइड्रोजिनेशन करता हूं, कैटलिस्ट के अंदर हम यूज करेंगे मेटल, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी यूज किया। सपोज यहां पर आपको C4H10 मिलता है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां ऐड हो गया है और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये एडिशन नहीं होता, सपोज ये रिएक्शन नहीं होती, यानी कि यहां मैंने हाइड्रोजिनेशन किया और आपको मिलता है नो रिएक्शन, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें रिंग होना चाहिए, ना कि पाई बॉन्ड। तो हाइड्रोजिनेशन से हमें यह पता लगेगा कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है। यानी कि हम यहां पर इस चीज से क्लियर हो जाएंगे कि उसमें कितने पाई बॉन्ड्स और कितने रिंग्स प्रेजेंट होंगे, वो हम हाइड्रोजिनेशन से पता लगा लेंगे। अब बात करेंगे हम कार्बन स्केलेटन की। तो कार्बन स्केलेटन में अगर ये C4H10 मिलता है, तो C4H10 का सपोज स्ट्रक्चर मुझे ये मिलता है। एक सेकंड स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो सकता है, वो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए वैलिड है या ये कंपाउंड कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोजिनेशन सफिशिएंट नहीं होगा। यानी कि यहां से सिर्फ हमने पता लगा लिया कि पाई बॉन्ड कितने हैं या स्केलेटन कौन सा है। तो अगर स्केलेटन फिक्स हो जाएगा तब हम एल्कीन की बात कर सकते हैं, बट अगर स्केलेटन फिक्स नहीं है तो फिर हम एल्कीन की बात नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं आऊंगा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में है बच्चों मोनो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें क्या बताती है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप ऑफ कार्बन को हम यहां आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज हमने हेलोजिनेशन किया होता और हेलोजिनेशन करने के बाद सपोज इसका मैं हेलोजिनेशन करता हूं, क्लोरीन
सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में रिएक्शन। यहां हमने जब रिएक्शन की तो मुझे सपोज 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो मैं चेक करूंगा कि स्केलेटन के अंदर 2 टाइप के कार्बन होने चाहिए, 2 टाइप की हाइड्रोजन्स होनी चाहिए, तो हमारा स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा। तो इससे हम टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बच्चों एक और रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ये रिएक्शन यूजफुल है पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स को पता लगाने के लिए। यानी कि हाइड्रोकार्बन तो आपने डिफाइन कर लिया, स्केलेटन भी डिफाइन हो गया, अब आपको चाहिए कि उसकी डबल बॉन्ड उस चेन में कौन से पोजीशन पर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का यूज करेंगे। और अब मैं इनके कुछ एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया C4H8, इसका हाइड्रोजिनेशन किया और हाइड्रोजनेशन से आपको ये प्रोडक्ट मिला। अब इस प्रोडक्ट में ब्यूट 1 भी हो सकता है और ब्यूट 2 भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं यहां पर इसका ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ट्राई करता हूं। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और अगर ये ब्रेक करने के बाद सपोज ये 2 प्रोडक्ट बनाता, फर्स्ट प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड और सेकंड प्रोडक्ट में प्रोपेन एल्डिहाइड। अगर ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट तभी आ सकते हैं जब हमारा C4H8 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो। इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैं एक बार लिखता हूं, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। बच्चों देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड के बीच में पाई बॉन्ड है। अगर इसको ब्रेक किया होता, एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ आपने यूज किए आफ्टर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, तो एक फॉर्मल्डिहाइड और एक प्रोपेन एल्डिहाइड मिलता, और ये कंफर्म करते कि ये ब्यूट 1 होगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारे लिए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा जो कि हमने फाइनल किया। तो इसके लिए मुझे 2 रिएक्शंस की हेल्प लेनी पड़ी। हाइड्रोजिनेशन से मैंने स्केलेटन पता लगाया, ओजोनोलाइसिस से मैंने उस स्केलेटन में पाई बॉन्ड की पोजीशंस को पता लगाया। तो अल्टीमेटली हम हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर में क्या जानना चाहते हैं, स्केलेटन क्या होगी और सैचुरेशन अनसैचुरेशन कितना होगा। थर्ड नंबर, अगर उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन में पाई बॉन्ड की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये 3 रिएक्शंस का यूज करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन और ओजोनोलाइसिस। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। रिएक्शन में आपको दिया है हाइड्रोजिनेशन, नो रिएक्शन। अब आप पता लगाएंगे कि इसमें क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो सपोज सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहला प्रोजेक्ट है DU आपने निकाला, DU आ रहा है 1 DU से आप बोल सकते हो पाई बॉन्ड और 1 रिंग। यहां पर ये कंफर्म हो गया कि पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब रिंग होना चाहिए। तो हम इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स अगर लिखें तो पॉसिबल स्ट्रक्चर में फर्स्ट ये हो सकता है 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग भी हो सकता है, तो एक CH3 आप आउटसाइड यूज कर लीजिए। 3 मेंबर रिंग भी हो सकता है, और 3 मेंबर रिंग में ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मींस इतनी इंफॉर्मेशन यूज करने से आपको 5 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, बट कम से कम डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स तो इसमें से माइनस हो गए। लेकिन अगर मैं सेम इसी कंपाउंड का हमको सेकंड रिएक्शन दिया होता बच्चों, और सेकंड रिएक्शन में लिखा होता कि क्लोरीनेशन करने पर ये सिर्फ 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है, तो ये क्लियर करेगा कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए। उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, Cl लगाइए और पता लगा लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर यहां सिर्फ 1 मोनोक्लोरो बनता है तो मैं इसी सभी 5 स्ट्रक्चर्स को यूज करता हूं कि ऐसा कौन सा स्केलेटन है जिसमें सिर्फ मोनोक्लोरो सिंगल ही बनने वाला है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि इसके सभी 5 कार्बन 2 डिग्री आइडेंटिकल है, सभी के हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रक्चर होगा, मींस
दो इंफॉर्मेशन यूज की और हमने इस 5 में से और रादर 10 स्ट्रक्चर्स में से, बिकॉज इसके 5 स्ट्रक्चर्स अनसैचुरेटेड भी थे, तो 10 स्ट्रक्चर्स में से हमने ये फिक्स कर लिया कि दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ C5H10। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से मैं लिखता हूं एक बार C5H12। बच्चों इसका DU होता है 0 और आपको ये बोला गया है कि इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है और अगर ये 3 कंपाउंड है मींस A प्लस B प्लस C, 3 कंपाउंड्स का अगर मिक्सचर है और हमें दिया है क्लोरीनेशन करने के बाद जो A कंपाउंड है उसके 1 मोनोक्लोरो बनते हैं, जो B कंपाउंड है उसके 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनते हैं और C कंपाउंड है उसके 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो C5H12 DU0 इसकी 3 स्केलेटन्स होती हैं और 3 स्केलेटन्स में से आपको ABC की 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशंस गिवन है, 1, 3 एंड 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो बच्चों हम ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाकर कि किस में 1 पॉसिबल है, किस में 3, किसी में 4। तो मैंने यहां इसका लिखा सॉल्यूशन, आप बना सकते हैं एन पेंटेन के बाद हम बना सकते हैं आइसोपेंटेन और एक और बना सकते हैं हम नियोपेंटेन। तो ये पेंटेन की टोटल 3 कार्बन स्केलेटन्स होती है। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज ए। मैंने इसके साथ क्लोरो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। यहां पर अगर मैं Cl रिप्लेस करता हूं तो दोनों टर्मिनल का एक ही प्रोडक्ट बनता है, 1 क्लोरोपेंटेन। ये सेकंड प्लेस दोनों तरफ से 2 क्लोरोपेंटेन और ये एक थर्ड प्लेस हो जाएगा, इससे मिल जाएगा आपको 3 क्लोरोपेंटेन। मींस इस वाले से आपको 3 मिल सकते थे और तीनों डिफरेंट हैं, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरोपेंटेन। तीनों ही पेंटेन है लेकिन उनके क्लोरीन के पोजीशंस डिफरेंट है बिकॉज उनकी कार्बन और हाइड्रोजन की नेचर डिफरेंट थी। इसलिए हमने फिक्स कर लिया कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये बी से मैच करना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर बच्चों बी के लिए वैलिड हो जाएगा। अब सेकंड में बात करते हैं। इसमें मैं चेक करता हूं पहले यहां से 1 क्लोरो 3 मैथिल, बच्चों 1 क्लोरो 3 मैथिल। सेकंड 2 क्लोरो 3 मैथिल, डिफरेंट हो गया। बच्चों अब नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मैथिल, ये भी डिफरेंट हो गया। और ट्राई करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मैथिल। तो बच्चों इसमें फर्स्ट वाले में 1 क्लोरो 3 मैथिल था, इसमें 1 क्लोरो 2 मैथिल आया, तो हम बोल सकते हैं कि इसके 4 डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये 4 ये बताता है कि ये स्ट्रक्चर बी होना चाहिए, सॉरी सी होना चाहिए। सी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी है 4 मोनोक्लोरो, तो ये स्ट्रक्चर सी के लिए वैलिड होना चाहिए। अब मैं इसकी लास्ट वाले की अगर क्लोरीनेशन करता हूं तो इसमें हमें सारे मिथाइल एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कार्बन 4 डिग्री है, यहां कोई H नहीं है। H नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, आप हेलोजन नहीं लगा सकते, लेकिन इन सभी CH3 पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये चारों CH3 आइडेंटिकल है क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं किसी भी कार्बन के साथ अगर Cl लगाता हूं तो वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनता है, मींस सिंगल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर देता है। 1 टाइप का हाइड्रोजन है और अगर 1 टाइप का हाइड्रोजन है तो वो स्ट्रक्चर बच्चों हो जाएगा ए। तो हमने क्लोरीनेशन की हेल्प से स्केलेटन फिक्स कर लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में देखते हैं हम कि हम ओजोन लाइसिस से पाई बॉन्ड की पोजीशंस कैसे पता लगाएंगे। सपोज मैंने लिखा C5H10, इसका DU बच्चों 1। इसमें 2 केमिकल रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन से सपोज हमें स्केलेटन मिल गया, कार्बन की स्केलेटन फिक्स हो गई, आइसोपेंटेन होना चाहिए। लेकिन अब इसमें डबल बॉन्ड कहां होगी उस चीज को हम ओजोन लाइसिस से चेक करवाते हैं।
ओजोलाइसिस किया तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है सपोज एसीटोन और दूसरा प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड, मींस 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन, ये आपको अगर उस प्रोडक्ट में मिलते हैं तो इससे आपको पाई बॉन्ड की पोजीशंस पता लग जाएगी। आप यहां से इस ऑक्सीजन को हटा लीजिए और यहां से इस ऑक्सीजन को हटा लीजिए और दोनों कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं दोनों कार्बन को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्केलेटन लिखता हूं, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH3। देखो बच्चों यहां से आपने ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इस तरफ एक ऑक्सीजन इस तरफ, ये पार्ट एसीटोन बनेगा, ये पार्ट एसिटल्डिहाइड बनेगा और दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया तो ये स्ट्रक्चर आ गई। इसका मतलब C5H10 का स्केलेटन हमको पहले पता लगा और अब हमने पाई बॉन्ड की पोजीशन भी कंफर्म कर लिए, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट पोजीशंस हो सकते थे, 1 आइडेंटिकल हैं ये दोनों, फिर 2 और 3, ऐसे 3 एल्कीन थे, बट हमने ये फिक्स कर लिया बच्चों की कौन सा उन तीनों में से होना चाहिए। तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या क्या फिक्स करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर, स्केलेटन और कितना अनसैचुरेशन है ये हम उसमें फिक्स कर लेंगे। और किस किस की हेल्प लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, DU, सेकेंड नंबर हाइड्रोजिनेशन जो स्केलेटन बताएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताएगा, मोनोहेलोजिनेशन वो ये बताने वाला है टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एंड ओजोनलाइसिस वो ये फिक्स करेगा पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यस, अब हम फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में मेटल हम एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। मेटल्स में इन जनरल निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम का यूज करते हैं। एक स्पेशल पाउडर होता है निकिल का जिसमें कुछ और मेटल्स भी कुछ परसेंटेज में मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं रानी निकल। तो इनमें से हम कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करने में हेल्प करती है और हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करके हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक बना देती है ताकि वो एल्कीन या अल्काइन पर एडिशन कर सके। ठीक है। जनरल रिएक्शन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस इन और आइंस एन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बट हम इन और आइन की बात करें तो ये परफेक्ट है कि ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप हाइड्रोजिनेशन करने वाले हैं H2Ni, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है मींस हम बोल सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड नए जनरेट हुए हैं, मींस यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो गए मींस बॉन्डिंग हो रही है और बॉन्डिंग तभी होती है जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो यहां पर साथ में एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर सैचुरेटेड है और ये स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड है। सेकेंड एग्जांपल, सपोज यहां कोई अल्काइन आपने लिया होता, सेम रिएक्शन, एक बार एडिशन किया तो CH डबल बॉन्ड CH2, फिर एडिशन किया तो CH2 CH3, लेकिन ये रिएक्शन इस स्टेप पर नहीं रुकती है। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें से अलग नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि रिएक्शन को आप यहां स्टॉप नहीं कर सकते हो। ये कंप्लीट सैचुरेटेड में ही कन्वर्ट होता है, मींस यहां रिएक्शन नहीं बनेगी, यानी कि ये एज ए प्रोडक्ट नहीं होगा, एज ए इंटरमीडिएट हम इसको बोल सकते हैं, बट प्रोडक्ट ये फाइनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। सपोज मैंने एक रिंग वाला एग्जांपल लिया, साइक्लोएल्कीन, बच्चों इसका भी हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं।
हाइड्रोजनेशन करने पर H और H यहां ऐड हो जाएंगे, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट रिंग का स्केलेटन सेम रहेगा। इन सब के अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि कार्बन के स्केलेटन में कोई चेंज नहीं होता है। सेम इसी कंपाउंड को मैंने H की जगह D2 से किया। बच्चों अगर आप D2 से रिएक्शन करेंगे तो H की जगह पर D यानी ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो आप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम यूज कर सकते हो, इनका मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, इसमें से H, D या T ऐड हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन था कैटालिटिक हाइड्रोजन का जनरल रिएक्शन। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात और करेंगे, एक दो रिमार्क्स लिख लेते हैं जो इस रिएक्शन से रिलेटेड है। रिमार्क नंबर 1, तो बच्चों फर्स्ट रिमार्क ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट था, कार्बन स्केलेटन डज नॉट चेंज। थर्ड, एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स are stable at room temperature, but hydrogenate at higher temperature. Higher temperature means it is approximately 100 to 150 degree centigrade. इसका एग्जाम्पल देखें, बेंजीन एरोमेटिक होता है, इसका अगर आपने रिएक्शन किया, इसमें एक डबल बॉन्ड बाहर भी लगा देते हैं। इसका अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं H2Ni, केस वन में आपने कहा कोई टेम्परेचर हमने ऐड नहीं किया है, इट इज अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर अल्कीन का हाइड्रोजनेशन होगा बट बेंजीन का नहीं होगा। बेंजीन बच जाएगा बट एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अगर मैं यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करता हूं 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन भी हाइड्रोजनेट हो जाएगा और एल्कीन तो होगा ही। अब यहां आपको दो डिफरेंट मोल ऑफ हाइड्रोजन्स का पता लगेगा कितने कंज्यूम हुए हैं। लिखा हुआ नॉर्मली ऐसे ही होता है H2Ni, इसमें नंबर ऑफ मोल्स अभी फिक्स नहीं है, मैं जितने मोल्स चाहूं यूज कर सकता हूं। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक कन्वेंशन है, यहां पर आप 1 या 4 मोल यूज कर सकते हो। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में 1 मोल यूज हुआ और सेकेंड रिएक्शन में जितने पाई बॉन्ड्स हैं उतने मोल्स यूज होंगे। तो यहां पर फोर्थ इंफॉर्मेशन आती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। is equal to number of pi bonds in 1 mole of molecule। कितने H2 यूज होंगे वो पाई बॉन्ड्स के इक्वल होंगे। ये इसकी इंफॉर्मेशंस थी जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। हेलो, हम एग्जांपल ट्राई करते हैं। फर्स्ट लिखा मैंने राइट द प्रोडक्ट्स। मैंने एक एग्जांपल बनाया, इसके अंदर मैं कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स लगाता हूं। सपोज मैंने ये 3 डबल बॉन्ड्स लगा लिए, 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर लगा लिए। अब इसका हाइड्रोजनेशन करना है। अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट लिखता हूं जो कि इसकी फाइनल प्रोडक्ट होती है, उसमें देखो आप कार्बन का स्केलेटन 100% सेम है, एग्जैक्टली वही है। सिर्फ हुआ क्या है, पाई बॉन्ड्स आपने हटा दिए हैं, यानी कि सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें कितने हाइड्रोजन यूज होंगे वो इसके अकॉर्डिंग। तो मैं अगर इसका 1 मोल यहां पर लेता हूं तो यहां पर कितने मोल्स हाइड्रोजन यूज होंगे, 3 मोल्स हाइड्रोजन यूज होंगे। अगर मैं इसका हाफ मोल लेता हूं तो 1.5 मोल यूज होंगे। अगर मैं इसका 2 मोल लेता हूं तो यहां पर भी डबल हो जाएंगे, 6 मोल्स हाइड्रोजन यूज होंगे। मैंने सेम स्केलेटन एक दूसरा बनाया, लेकिन इसमें मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, मैंने इस तरफ डबल बॉन्ड लगा दिया, एक यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। सेम रिएक्शन हम करने वाले हैं। सबसे पहले चेक करें कि ये प्रोडक्ट क्या देने वाला है। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन के मोल्स यूज होंगे। अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो इसके 1 मोल में 1
3 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 4 मोल हाइड्रोजन यहाँ यूज होंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है सिंपल H2Ni, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि 4 नहीं लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली इसमें कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट ही लिखने वाला हूँ। तो देखा हमने कार्बन स्केलेटन सेम रहता है। अब मैंने इसके अंदर देखा रिंग के अंदर मैं डबल बॉन्ड लगा लेता हूँ, कुछ मैं बाहर लगा लेता हूँ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका भी मैंने हाइड्रोजनेशन किया। इसका अगर आप डी चेक करते हैं तो इसका डी आता है 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड है 5 और एक रिंग है, जबकि इसका डी था 4। ठीक है, तो यहां पर पूरा 4 डी सेटिस्फाई हो गया और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ जब 6 डी है तो हम जब रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट चेक करेंगे उसके बाद भी इसमें एक रिंग अभी बचा हुआ है, तो इसका डी कितना हो जाएगा 1। अब इसमें अगर मेरे को चेक करने के लिए बोला जाए कि कितने मोल्स हाइड्रोजन यूज होंगे, तो पर मोल 5 मोल हाइड्रोजन यूज होने वाले हैं। रिंग के लिए कोई हाइड्रोजन यूज नहीं होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने बेंजीन के साथ एक एग्जांपल लिखा। बेंजीन को हमने कहा है एरोमेटिक है, यहां मैं कुछ ट्रिपल बॉन्ड यूज करता हूं, इधर सपोज मैंने एक डबल बॉन्ड यूज किया और इसको मैंने 2 कंडीशन में हाइड्रोजनेट किया, H2Ni। कंडीशन नंबर 1, सपोज मैं इसको रूम टेम्परेचर पर लेता हूं। कंडीशन नंबर 2, इसको मैं हाई टेम्परेचर पर लेता हूं, सपोज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसका रूम टेम्परेचर पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? क्या बेंजीन के हाइड्रोजनेशन होंगे या नहीं होंगे? तो रूम टेम्परेचर पर बेंजीन इंटैक्ट एज इट इज बच जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये बच जाएगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर देते हैं तब दोनों का हाइड्रोजनेशन होगा, रिंग के अंदर यानी एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स का भी और रिंग के बाहर नॉर्मल पाई बॉन्ड्स का भी। तो ये हम फाइनल प्रोडक्ट देख पा रहे हैं कि बेंजीन को हमें यूज कब करना है, कब हाइड्रोजनेट करना है, जब टेम्परेचर दिया हो, हीटिंग दिया हो। हीटिंग के लिए ये वाला साइन भी यूज किया जा सकता है, तभी हमें करना है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स हमने जो लिए हैं स्टार्टिंग में उसकी स्ट्रक्चर फाइंड करनी है, तो उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? मैंने सपोज एक फर्स्ट एग्जांपल लिखा C4H8। इसको मैंने मान लिया दिस इज ए कंपाउंड, इसका हमने हाइड्रोजनेशन किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यहां पर हमको प्रोडक्ट मिला C5H10 और उसका हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया गया। ठीक है, अब आपको ए की स्ट्रक्चर फाइंड करनी है। इसका मतलब कार्बन की स्केलेटन मिल गई है आपको, तो कार्बन की स्केलेटन तो सेम रहेगी। तो मैं इसका अगर आंसर लिखता हूं तो कार्बन की स्केलेटन तो सेम रहेगी, लेकिन क्या इसका DU 1 होगा? तो 1 DU का मतलब 1 पाई बॉन्ड आना चाहिए। क्या इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि C4H8 के कितने एल्कीन आइसोमर एन ब्यूटेन देने वाले हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 ऐसे आइसोमर्स होंगे जो कि एन ब्यूटेन देने वाले होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताने की कोशिश करें। सपोज मैंने लिया C4H8, इसका मैंने अगेन हाइड्रोजनेशन किया और मुझे आइसोब्यूटेन मिलता है। तो बताइए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। सपोज मैंने इसको लिखा कि व्हाट इज बी, तो बी का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या बच्चों आप सभी बता सकते हो कि स्केलेटन सेम मतलब आइसोब्यूटेन ही रहेगा। इसमें DU 1 है, तो अब आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। इसमें तीनों आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं, तो आप किसी भी एक जगह पर आप डबल बॉन्ड का यूज कर सकते हो। तो ये आइसोब्यूटीन इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए मैंने लिखा सपोज C5H8 और एक हिंट भी दे दिया इसमें कि ये कंपाउंड एल्काइन है। इसकी हाइड्रोजनेशन करने पर मुझे आइसोपेंटेन मिलता है। तो बता सकते हैं कि एल्काइन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने DU से वेरीफाई कर लिया कि इसका DU 2 है। अगर DU 2 है तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड का यूज कर सकते हैं। तो आंसर में
क्या मैं सबसे पहले स्केलेटन मेंशन कर लूं? अब मैं ट्राई करता हूं उसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ सकता है। क्या बच्चों, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया जाए तो इसमें ऑलरेडी इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, और अगर ये 3 बॉन्ड्स में यहाँ मैं 2 बॉन्ड्स और लगा देता हूं तो इस जगह पर 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, जो कि कार्बन की वैलेंसी का वायलेशन करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड्स हमें छोड़ने होंगे। तो क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? तो इस मॉलिक्यूल में एक ही आंसर बनने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल्स ट्राई करें। सपोज आपको कहा जाए C6H10, हाइड्रोजिनेशन किया और आपको स्केलेटन मिलता है 5 की रिंग। पहले इसका DU था 2, बाद में इसका DU है 1। तो आप लोगों ने ये पता लगा लिया कि इसमें कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए। आफ्टर हाइड्रोजिनेशन एक ही DU खत्म हुआ है, इसका मतलब एक ही पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो अब इस स्केलेटन को ध्यान में रखते हुए इसके अगर मेरे को टोटल आंसर्स लिखने हो तो क्या मैं इसके टोटल आंसर्स में स्केलेटन से बना सकता हूं? कितने एल्कीन पॉसिबल होंगे? एक रिंग से बाहर भी हो सकता है। क्या ये मिथाइल के साथ कनेक्टेड वाला भी हो सकता है? क्या ये इससे नेक्स्ट वाले में भी जा सकता है? ये दोनों तरफ आइडेंटिकल होंगे, ये भी दोनों तरफ आइडेंटिकल होंगे। एक क्या नीचे भी जा सकता है। तो इसके टोटल कितने एल्कीन आइसोमर हो सकते हैं जिनका सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है? तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते थे। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से हमने देखा कि हम कार्बन का स्केलेटन सेम मिलता है, एज वेल एज कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, वो कितने H यूज कर रहा है, उन सब का ध्यान रखते हुए हम हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्लोरीनेशन। तो हम पहले क्लोरीनेशन की जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स डिटेल में करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट टाइटल रहेगा अब अपना सेकंड मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसका पर्पस क्या था बच्चों? टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स को चेक करना, ये हमारा पर्पस था मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन से। इस रिएक्शन में सबसे पहले अपन देखते हैं रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए, मींस जो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं वो क्या होने चाहिए। तो रिएक्टेंट्स इसमें हमेशा हम लेंगे एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। मींस कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए? सैचुरेटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट, रिएजेंट्स हम क्या लेने वाले हैं? तो रिएजेंट्स के लिए हैलोजिनेशन में हैलोजन ही लिया जाएगा। तो इसमें हम रिएजेंट्स का यूज करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के साथ हम फोटोन की एनर्जी ले सकते हैं, या हम सेम रिएक्शन सनलाइट में करवा सकते हैं। इस रिएक्शन को बोल सकते हैं फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन, या हम इसको थोड़ा हीट कर सकते हैं। अगर मुझे क्लोरीनेशन की जगह दूसरा हैलोजन लेना है तो मैं ब्रोमिनेशन भी यूज कर सकता हूँ। सेम सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में किया जा सकता है। लेकिन यहां पर फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन का यूज नॉर्मली नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? फ्लोरिनेशन इज वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। आयोडीनेशन इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन एंड एज वेल एज इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो। तो इसको करना ही बेकार हो जाता है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो इन दोनों को हम ड्रॉप करते हैं, हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? क्लोरीन और ब्रोमीन का। तो रिएजेंट्स में आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि हम क्लोरीनेशन करेंगे या फिर ब्रोमिनेशन करेंगे, और रिएक्टेंट ये होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम सिर्फ मोनो हैलो प्रोडक्ट की बात करेंगे, मोनो हैलोजिनेशन। तो मोनो हैलो प्रोडक्ट ही हम बनाने वाले हैं। नाउ जनरल रिएक्शन लिखते हैं। तो जनरल रिएक्शन लिखने के लिए आपने लिया सपोज एल्केन, तो इसको लिखा मैंने RH। सपोज क्लोरीनेशन करना है, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन, तो यहां पर H को रिप्लेस करके Cl आएगा
और HCl निकल जाएगा। तो इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यही होगा। हम काउंटिंग में सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही काउंट करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही केवल काउंट किए जाएंगे, HCl को हम काउंटिंग में नहीं लेने वाले हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक Cl आ जाता है, उसको हम बोलते हैं मोनो हैलो प्रोडक्ट। यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि होगी कंडीशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन क्या होगी कि sp2 या sp कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। H atoms attached with sp or sp2 carbon do not take part in this reaction। इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड या एरोमेटिक है तो बेंजीन से कनेक्टेड रिंग के हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर कौन से हाइड्रोजन करेंगे? तो सिर्फ sp3 वाले, तो sp3 वाले को हम बोल सकते हैं कि वो सैचुरेटेड होंगे, एल्केन होंगे, या फिर वो साइक्लो एल्केन हो सकते हैं। तो वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मीथेन। मीथेन का मैं क्लोरीनेशन करता हूं, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो CH3Cl प्लस HCl आएगा। अगर मैंने CH3Cl का क्लोरीनेशन किया तो फिर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा। अगर अगेन मैंने डाइक्लोरोमीथेन का किया तो फिर एक और रिप्लेस होगा। और मैंने अगर ट्राइक्लोरोमीथेन का किया तो फिर एक और रिप्लेस होगा। एवरी टाइम ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। यानी मैं कह सकता हूं मीथेन के क्लोरीनेशन से मोनोक्लोरो में क्लोरोमीथेन बनेगा, क्लोरोमीथेन के मोनोक्लोरीनेशन से डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, और डाइक्लोरो के क्लोरीनेशन से ट्राइक्लोरो बनेगा, और ट्राइक्लोरो के क्लोरीनेशन से टेट्राक्लोरोमीथेन बनने वाला है। सेकेंड नंबर और चेक करते हैं। सपोज मैंने लिया प्रोपेन। तो बच्चों प्रोपेन के अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, और फिर 1 डिग्री है। क्या फर्स्ट और थर्ड कार्बन आइडेंटिकल है? 1 डिग्री CH3 जो CH2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही सेम CH3 लास्ट वाला भी उसी CH2 से कनेक्टेड है। तो हम बेस्ट कह सकते हैं कि ये दोनों ही 1 डिग्री आइडेंटिकल हैं। अब यहां मेरे को अगर प्रोडक्ट लिखने हैं तो मैं इसके 2 प्रोडक्ट लिख सकता हूं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। टोटल इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, और इसी चीज से हम इसके स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर यहां पर स्ट्रक्चर में वेरिफिकेशन की बात होती तो मैं बोल सकता था कि इसमें 2 टाइप के कार्बन या 2 टाइप के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है। थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं लेता हूं एग्जांपल पेंटेन। पेंटेन का हमने क्लोरीनेशन किया, ये अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से हम बात करते हैं। तो पेंटेन के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, टोटल 5 कार्बन है। 5 हम बोल सकते हैं डिफरेंट हैं या सेम। तो फर्स्ट और लास्ट सेम दिख रहे हैं, सेकंड और फोर्थ भी सेम दिख रहे हैं, बट ये जो थर्ड नंबर कार्बन है ये डिफरेंट है, क्योंकि इससे बनने वाला क्लोरो प्रोडक्ट वो डिफरेंट होता है। जैसे 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, और ये हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। सो टोटल 5 कार्बन एटम थे, बट उसमें से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री कैटेगरी के सिर्फ एक ही टाइप के थे, बट 2 डिग्री कैटेगरी के 2 टाइप के थे। तो हम कह सकते हैं 3 टाइप के कार्बन या 3 टाइप के हाइड्रोजन इसमें अवेलेबल हैं, और उसकी वजह से ही हमें ये यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और अगर मुझे इसका उल्टा सोचना होता तो 3 प्रोडक्ट अगर मिलते हैं तो मैं उसमें एन पेंटीन का स्ट्रक्चर मान सकता हूं और आंसर कर सकता हूं। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जितने टाइप के हाइड्रोजन रिप्लेस होके मोनोक्लोरो बना सकते हैं
उतने ही हमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन। सो मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर is equal to total type of replaceable hydrogen atoms. This is very important for this reaction. टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर टोटल टाइप ऑफ रिप्लेसेबल एच के बराबर होते हैं। जैसे इसमें 2 टाइप के थे तो टोटल 2 मिले, इसमें 3 टाइप्स के थे तो टोटल 3 मिले। अब इसी के हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। वो क्वेश्चंस बच्चों आपको ट्राई करने हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चंस, और आप उसको बताएंगे। फाइंड द टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। फर्स्ट, सपोज मैंने लिया हेप्टेन। हेप्टेन में टोटल 7 कार्बन एटम है और इसके आपको मोनोक्लोरो बताने हैं। तो क्या मैं इसके मोनोक्लोरो ऐसे काउंट करना शुरू करूं, यहाँ 1 डिग्री और इस तरफ भी 1 डिग्री, क्या ये दोनों आइडेंटिकल होंगे? यहाँ लगाने से भी 1 क्लोरो हेप्टेन, यहाँ लगाने से भी 1 क्लोरो हेप्टेन। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक कैटेगरी, एक वैरायटी होगी। 2 डिग्री 2 डिग्री, दोनों के हमने सेकंड कार्बन लिए, क्या ये 2 क्लोरो हेप्टेन दोनों आइडेंटिकल होंगे? फिर मैं यहां लिख सकता हूं अगेन 2 डिग्री, ये 2 डिग्री पहले वाले से डिफरेंट होगा क्योंकि यहां लगाने से बनेगा 3 क्लोरो हेप्टेन। और एक और 2 डिग्री इसके पास है, क्या ये 4 क्लोरो हेप्टेन देने वाला है? तो इसके टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने बनने वाले हैं बच्चों? 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। और इससे हम स्केलेटन का भी पता लगा सकते हैं। मैं लिखता हूं कुछ एग्जांपल, आप लोग ट्राई करेंगे। सपोज लिखा साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, एंड 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसके आप आंसर्स बताइए, सोचिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब हम चेक करते हैं, देखें इसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो मैंने लिया बी, क्या बी में सभी CH2 आइडेंटिकल हैं? तो यहाँ कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स होंगे? क्या आ रहा है बच्चों आपका आंसर? किसी भी जगह आप रिप्लेस कर दीजिए, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सी कितना है आंसर? क्या सी में ये जो दोनों मिथाइल हैं, अगर मैं यहाँ Cl लगाऊं तो दोनों का नेम एक ही आने वाला है। और मैं इसको अगर ऐसे डिवाइड कर लूं और डिवाइड करने के बाद चेक करूं, क्या इसका अपर हाफ लोअर हाफ के बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है? अगर ये आइडेंटिकल है तो यहाँ Cl लगाने पर या यहाँ लगाने पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसी तरीके से देखता हूं इन दोनों पर लगाने पर, तो भी एक एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा नंबर 1, और ये 3 डिग्री था, यहाँ हो जाएगा नंबर 2। फिर ये 2 डिग्री है, इसके जैसा होगा, फिर अगेन 2 डिग्री है, वो इसके जैसा होगा। तो क्या इसके इक्वल हाफ करने से हमें ये आइडिया लग गया है कि इसके टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 इसके टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। अब क्या इसमें भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं? क्या मैं इसको भी ऐसे इक्वल हाफ कर लूं और अब चेक करूं, तो क्या यहां पर क्लोरीन लगाने से वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? तो 1, 2, 3, अब ये वापस रिपीट हो गए, तो मैं इधर ही नीचे ही चल रहा हूं, 4 एंड 5। सो टोटल इसमें 5 टाइप के कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जिन पर की मोनोक्लोरिनेशन करने से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो टोटल हो जाएंगे बच्चों 5। अब लास्ट एक और देखते हैं, क्या इसके अंदर अगर मैं ऐसे डिवीजन करता हूं कि इसको मैं यहां से ही डिवीजन करना शुरू करूं, तो ये बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है
और जगह से भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो मैं किसी भी एक को लेकर के इसको काउंटिंग में काउंट कर सकता हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है, दोनों तरफ एक जैसे हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। अब इधर से आऊंगा तो भी 1 2 3, फिर इधर भी जाऊंगा तो 1 2 3 और 1 2 3। सो इसके टोटल कितने बन जाएंगे? 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। चलिए अब एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्या ये फर्स्ट सबको समझ में आ गया किसमें कितने मोनोक्लोरो बनने वाले हैं? सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हम स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट पता लगाएंगे। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट और हाइड्रोकार्बन। सपोज यहां पर आपको लिखा हुआ है कि ये C5H12 क्लोरीनेशन किया और सिर्फ 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दिया। तो कैसे पता लगाएंगे कि इसका स्केलेटन क्या होना चाहिए? क्योंकि इसके तो टोटल स्केलेटन हम लोग अभी कर चुके हैं, 3 होते हैं। तो वो कैसे हमने डिसाइड किया कि एक मोनोक्लोरो वाला कौन सा है? तो मैं बोल सकता हूं कि इसके जो 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सभी 12 हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। किसी भी हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो उसका प्रोडक्ट सिंगल ही बनना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। ऐसा कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो मैंने ऐसा चेक किया कि पूरे 12 हाइड्रोजन्स उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 4 मिला। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसके अंदर CH3 ग्रुप कितने होने चाहिए? 4 CH3 होने चाहिए। 4 CH3 का मतलब 4 कार्बन 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें से रिमेनिंग सिर्फ क्या बचता है? एक ही कार्बन बचता है। अब इन मिथाइल और कार्बन को लेकर मैं अगर स्केलेटन तैयार करूं तो क्या एक ही कार्बन पर सभी मिथाइल्स को यूज कर ले? ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी जब ये सिर्फ सिंगल मोनोक्लोरो देगा, मींस नियोपेंटेन इसका आंसर होना चाहिए। चलिए सेकंड पे ट्राई करते हैं। सपोज मैंने लिया C6H14 और इसका मैंने क्लोरीनेशन किया और आपको दिया गया है कि 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सिर्फ 2 टाइप के ही H हों? तो इसका DU चेक किया, DU आता है 0 और इसके टोटल स्केलेटन्स बनते हैं 5। या तो मैं सभी 5 स्केलेटन्स बना लूं और उसमें देख लूं कि किसमें 2 मोनोक्लोरो आते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। या मैं ऐसा कर सकता हूं कि कुछ कॉमन होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें से कुछ CH3 मैंने कॉमन बनाने हैं, तो मैं ऐसे बनाना शुरू करता हूं। सपोज मैंने ये 4 की चेन बनाई, इसमें मिनिमम 4 की ही चेन बन सकती है और उस पर मैंने यहाँ मिथाइल लगाया। तो क्या ये दोनों मिथाइल आइडेंटिकल हो गए? तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए, लेकिन इसकी कैटेगरी डिफरेंट है और हमें सिर्फ यही 2 कैटेगरी चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी 2 मिथाइल यूज कर लेता हूं। क्या अभी ये चारों मिथाइल आइडेंटिकल हैं? इसका अगर मेरे को प्रोडक्ट लिखना हो तो मैं किसी में एक H रिप्लेस करके Cl लगाऊं तो वो सेम प्रोडक्ट देगा, और यहाँ का H अगर रिप्लेस करता हूं तो ये दोनों भी सेम प्रोडक्ट देंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें 2 मोनोक्लोरो बनते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर होगा, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन। एक और ट्राई करते हैं। सपोज आपको कहा जाता है C5H10 और इसका क्लोरीनेशन किया और सिर्फ 1 मोनोक्लोरो मिलता है। तो 1 मोनोक्लोरो तो हम चेक करते हैं कि इसका DU कितना है। तो इसका DU होगा 1, और अगर DU 1 है तो इसमें एक रिंग होना चाहिए, ना कि पाई बॉन्ड, बिकॉज मोनोक्लोरिनेशन जब हम करते हैं तो sp2 कार्बन का H रिप्लेस नहीं होता है। इसका मीनिंग है कि ये साइक्लिक होगा, और साइक्लिक के अंदर सभी हाइड्रोजन एक जैसे है, तो सभी हाइड्रोजन एक जैसे है, तो कितने मेंबर की रिंग मुझे लेनी चाहिए? 5 की लेनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो आप लोग सॉल्व करके देखें और फिर मुझे बताएं कि क्या आंसर आने वाला है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा मैंने, एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिक के लिए मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। मैं सपोज यहाँ पर लेता हूँ 8 कार्बन, C8
H10, इसका हमने क्लोरीनेशन किया और हिंट भी दिया आपको कि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है मतलब बेंजीन रिंग इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें बोला कि मोनोक्लोरो सिर्फ कितने बन रहे हैं, 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपने चेक किया डी यू, तो डी यू आ रहा है इसका 4, 8 + 1 - 10/2, तो 4 डी यू आ जाएगा। इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगी और सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिंग से बाहर वाले कार्बन है उसी के ऊपर सिर्फ क्लोरीनेशन होने वाला है। तो मैं एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर टोटल 6 कार्बन यूज हो गए, 6 हाइड्रोजन यूज हो गए, ऐसा यहां लिख देते हैं, C6H6 यूज हो गया, तो इसमें से टोटल बचा C2H4। अब मुझे C2H4 लगाना है तो मैं इस तरीके से लगा सकता हूं कि यहां पर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लिख दूं। अभी दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर लें, यहां पर भी CH3 लिख दें। क्या ये दोनों मिथाइल आइडेंटिकल हैं? किसी भी एक का H हटाएं और Cl लगाएं तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिकल बनेगा। तो ये प्रोडक्ट इसका हो सकता है ऑर्थोजाइलिन। अगर इसकी जगह मैंने मेटाजाइलिन लिया होता तब भी दोनों मिथाइल सेम है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपने पैराजाइलिन लिया होता तो वो भी इसका आंसर होता, बिकॉज उसमें भी दोनों मिथाइल आइडेंटिकल हैं और दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट भी सेम है। ठीक है, तो इसी तरीके का आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। सपोज मैंने फिर से लिखा C8H10 और इसके हेलोजिनेशन से यहाँ पर मुझे 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलते हैं और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, तो बताइए स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से आपने दिमाग लगाया, DU4 हमने कहा बेंजीन होना चाहिए, तो बेंजीन का DU4 होना चाहिए, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स और 1 रिंग, टोटल 4 होना चाहिए। बताइए क्या स्केलेटन इसका बन सकता है, क्या आंसर इसका हो सकता है। बेंजीन बनाया, बचे हुए दोनों कार्बन एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए और डिफरेंट होने के लिए मुझे एक ही साथ लगाने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ अगर क्लोरीन लगाता हूँ तो वो बनेगा 1 क्लोरो 1 फेनिल इथेन। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो 1 क्लोरो 2 फेनिल इथेन। तो क्या ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी जिसमें 2 मोनोक्लोरो बनने चाहिए। सिमिलर एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसमें लिया मैंने C9H12 Cl2H न्यू। इसमें मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं। आइसोमर ए, इसमें 3 आइसोमर है, A, B एंड C। ए आइसोमर से मुझे मिलता है सपोज 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो ये कौन सा होगा। बी आइसोमर से मिलते हैं मुझे 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो ये कौन सा होगा। और इससे मिलते हैं हमें 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, तो ये कौन सा होगा। अब आपको चेक करने हैं कि इसमें 1 2 3 वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसको माना कि आपने ये ए आइसोमर से मिला था, ये बी आइसोमर से मिला था और ये सी आइसोमर से मिला था, तो व्हाट इज ए। ये भी एरोमेटिक है, तो बताइए ए का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हिंट में मैं पहले लिख देता हूं कि इसमें बेंजीन तो होना ही चाहिए, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मुझे सिर्फ एक ही लिखना है, इसका मतलब मुझे मिथाइल से ही काम करना चाहिए और सभी मिथाइल आइडेंटिकल हों, इसलिए मुझे बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब मैं किसी का भी H रिप्लेस करूं, मुझे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। क्या ये कंफर्म इसका आंसर हो जाएगा। अगर बी की बात करें तो आपको 2 टाइप के हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 टाइप के हाइड्रोजन के लिए मिथाइल 2 ऐसे होने चाहिए जो आइडेंटिकल हों। तो क्या इसमें ये फर्स्ट और थर्ड मिथाइल आइडेंटिकल हैं, चाहे आप इधर से Cl लगाएं और या इधर से Cl लगाएं, दोनों तरफ जो Cl आप लगाने वाले हो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन इस पे लगाएंगे तो वो इन बिटवीन बोथ मिथाइल ग्रुप होगा जो कि डिफरेंट है। तो इससे मिलेंगे आपको 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और एक ऑप्शन और भी हो सकता है जिसमें कि आपको 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बच्चों वो ऑप्शन हो सकता है कि मैंने यहाँ पर लिखा CH और दोनों मिथाइल में इसी के साथ लगा दूं, तो इन दोनों से बनने वाला आइडेंटिकल होगा और ये डिफरेंट होगा। तो टोटल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट होंगे, जबकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, या sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। अब आपको लिखना है 3
प्रोडक्ट्स बनाने वाला। सो 3 प्रोडक्ट्स बनाने वाले में अगर मैंने डायरेक्ट चेन का यूज किया तो तीनों ही डिफरेंट होंगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 2 क्लोरो 1 फिनाइल और 1 क्लोरो 3 फिनाइल। तो एक तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और इसको अगर मैंने ट्राई मिथाइल के फॉर्मेट में लिखा तो ऐसा कौन सा ट्राई मिथाइल वाला कंपाउंड होगा जिसके तीनों मिथाइल एक दूसरे से अलग हों? क्या इसके तीनों मिथाइल में डिफरेंस है? यहां लगाने पर 1 क्लोरोमैथिल फिर 2,4 डायमैथिल होगा, जबकि यहां लगाने पर 1 क्लोरोमैथिल, जबकि ये 2 और 5 बन जाएगा, और यहाँ लगाने पर ये 1 बनेगा तो ये 3 और 4 बनेंगे। तो इसके तीनों ही मिथाइल डिफरेंट हैं, तो इनसे हमें टोटल कितने मोनोक्लोरो मिलेंगे? 3 मिलने वाले हैं। इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं जिसे आप सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। तो पहला मैंने एक लिखा है यहाँ पर, सपोज C5H8। इसका मैंने किया हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन करने से मिला मुझे C5H10। क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन करने से आपको मिलते हैं सपोज 3,4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो क्या स्केलेटन होनी चाहिए? क्या 4 मोनोक्लोरो इससे अगर आप निकालेंगे तो वो क्या स्केलेटन बन जाएगी? C5H10 की स्ट्रक्चर्स हम ट्राई करते हैं। एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है। अब हम 3 मेंबर के रिंग में आते हैं। ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसके टोटल 5 स्केलेटन्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको पता लगाना है कि इसके मोनोक्लोरो 4 हैं, तो इसका मोनोक्लोरो 1 है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके मोनोक्लोरो में 1, 2, 3 एंड 4, ये इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसमें देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वाला सेम हो जाएगा, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। इसके अंदर 1 एंड 2 यहाँ बन नहीं सकता, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो 1 एंड 2, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं 1 ये सेम है, 2 ये सेम है, 3, तो इसके बनेंगे टोटल 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के लिए बी के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। अब 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, तो ए के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं ये आपको बताना है। इसके लिए ए कितनी जगह आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो? क्या एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी। अब चौथी और पांचवी पॉसिबिलिटी सेम होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इस स्केलेटन से कितने बन गए हैं? 3। अब इससे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें ट्राई करना शुरू किया, फर्स्ट डबल बॉन्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले स्केलेटन से टोटल एल्कीन कितने बन सकते थे? 4। तो यहाँ पर एक ही जगह पर अगर ये साइक्लोब्यूटेन वाली स्ट्रक्चर होती तो 3 एल्कीन पॉसिबल थे, और अगर साइक्लोप्रोपेन वाली स्ट्रक्चर होती तो टोटल 4 एल्कीन पॉसिबल थे। इन सेकेंड लेक्चर आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। इसमें हमने 2 पॉइंट स्टडी किए थे। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिससे हमने पता लगाया था पाई बॉन्ड कितने होंगे, स्केलेटन क्या होगा। दूसरा हमने किया था मोनोक्लोरिनेशन, इससे हमने पता लगाया था कि कितने टाइप के कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, और उससे हमने स्केलेटन्स को डिफाइन किया था, आइडेंटिफाई किया था। अब मैं आज आपसे फर्स्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आप हाइड्रोजिनेशन के क्वेश्चंस में थोड़ा प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और ये बताना है कि कितने मोल्स इसमें यूज होने वाले हैं।
चलिए इन 3 एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे कि इसमें कितने मोल्स हाइड्रोजन के यूज होंगे अगर मैंने इन सभी का 1 मोल यूज किया है। कितने मोल यूज होने चाहिए? जितने इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 4, तो 4 मोल यूज होंगे। हाइड्रोजनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होता है? सैचुरेटेड, तो ये फुल्ली सैचुरेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो बताइए बच्चों, इसमें लिखा हुआ H2Ni, कितने मोल्स यहां पर यूज होंगे इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेट करने में? इस कंपाउंड से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? आपका आंसर है 1 या 4। कंडीशंस देख करके, कंडीशंस में कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर आपको कंसिडर करना है, और रूम टेम्परेचर पर एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स स्टेबल होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक जगह हाइड्रोजनेशन होगा, इसका मतलब इसमें 1 मोल यूज होगा और ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट लिखी जाएगी। थर्ड में कितने इसमें मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल कितने मोल्स इसके 1 मोल के साथ लगने वाले हैं? 4 मोल्स लगने वाले हैं, और स्केलेटन कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल 2 कार्बन है, तो 2 ही कार्बन आपको दिखाने हैं। यहाँ जितने हैं उतने ही एज इट इज आपको सिग्मा स्केलेटन सेम रखना है। तो क्या ये फर्स्ट समझ में आ गया हमें हाइड्रोजनेशन का क्या यूज है, क्या पर्पस होता है? नाउ बात करते हैं चलिए अब क्लोरीनेशन के लिए। तो इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ आपको दिया C8H18 एक कोई कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के क्लोरीनेशन करने पर सिर्फ 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही मिलता है। तो हम डिसाइड करें इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। चलिए बच्चों दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या चीज, डी आपने चेक किया, डी मिल गया आपको 0। इसका मतलब 0 से क्या इंडिकेशन मिल गया हमको? स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एसाइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल 18 हाइड्रोजन हैं और सभी हाइड्रोजन एक जैसे होने चाहिए। यानी कि सभी हाइड्रोजन एक जैसे होने के लिए मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि 18 डिवाइडेड बाय 3 इट इज इक्वल टू 6। और मैं कह सकता हूं कि 6CH3 अगर मैं यहां यूज करता हूं तो सारे हाइड्रोजन उस चेन में एक जैसे हो जाएंगे। तो मैंने जब 6CH3 यूज कर लिया तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या बचा? देखो आप, C6H18 निकल के आ गया, और हमारे पास कितना था? C8H18। इसका मतलब टोटल मिलाकर के कितने कार्बन मेरे पास बच गए? 2 कार्बन। तो उन्हीं 2 कार्बन को लेकर के हम स्केलेटन बना लेंगे। क्या ये 2 कार्बन 3 बॉन्ड्स दोनों कार्बन पर अवेलेबल हो सकते हैं, और हमारे पास टोटल 6 CH3 भी अवेलेबल हैं। क्या सारे CH3 आइडेंटिकल बन जाएंगे? तो ये इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी ए की। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ट्राई करें तो मैं लिखता हूं C9H18, और इसके मोनोक्लोरिनेशन से भी मुझे सपोज 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही मिलता है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो सबसे पहले मैंने इसका चेक किया, तो चेक करने पर आया DU1, और DU1 आया तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। स्ट्रक्चर साइक्लिक है। अब साइक्लिक के अंदर सिर्फ सारे हाइड्रोजन एक जैसे हों तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं सभी को CH3 बना लूं, और अगर सभी को CH3 बनाऊंगा तो अभी हमने देखा था कि कितने CH3 हमें मिल सकते हैं? 6। उसके बाद कितने कार्बन बच जाएंगे? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से हम रिंग भी बना सकते हैं। तो क्या इसका पहला आंसर ये बन सकता है जिसमें 3 कार्बन, हर कार्बन पर मैं 2 CH3 ग्रुप कनेक्ट कर दूं? यहां पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए इस जगह पर कोई मोनोक्लोरो बन नहीं सकता, तो सभी मोनोक्लोरो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ये इसकी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी जिसमें सभी मोनोक्लोरो 1 डिग्री से बनेंगे। अब नेक्स्ट, क्या इसमें एक पूरा 9 का रिंग भी बना सकते हो? अगर हम पूरा एक 9 का रिंग बना लें तो सभी कार्बन sp3 लेकिन 2 डिग्री के होंगे और आइडेंटिकल होंगे। किसी भी जगह अगर मैंने Cl लगाया तो वो Cl क्लोरोसाइक्लोनोनिन ही बनाएगा, मतलब आइडेंटिकल ही बनाएगा, 1 क्लोरो ही बनेगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ये और ये। अगर आपको कहा जाए कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 1 डिग्री वाले हैं तो फर्स्ट आंसर होगा, और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 2 डिग्री वाले हैं तो सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई करें
मैंने सपोज लिखा एक हाइड्रोकार्बन है जो कि अनसैचुरेटेड है। इस हाइड्रोकार्बन का हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन किया। ये सिर्फ एल्कीन है, इसका मतलब सिर्फ इसमें एक ही पाई बॉन्ड अवेलेबल है और इस एल्कीन का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ये कुछ स्ट्रक्चर हम जैसे लोगों से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। आपको बताना है कि इस एल्कीन के कितने आइसोमर्स ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें कितने डिफरेंट लोकेशंस हो सकते हैं जहां पाई बॉन्ड आ सकता है, ये काउंटिंग ट्राई करना शुरू करते हैं। क्या मैं स्टार्टिंग से अगर ट्राई करना शुरू करता हूं तो मैंने यहां अगर डबल बॉन्ड लगाया है तो वो आइडेंटिकल, अगर मैं इस तरफ डबल बॉन्ड लगाता हूं तो वो भी आइडेंटिकल होगा, यहां लगाता हूं वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो 3 तो मुझे यहां से मिल गए। अब मैं 5 की रिंग में एंटर करता हूं तो क्या मैं दोनों साइड के देख रहा हूं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो आइडेंटिकल होंगे। क्या ये दोनों साइड भी आइडेंटिकल होगा और ये डिफरेंट होगा। अब हम रिंग से बाहर निकलते हैं। क्या इसके दोनों जो हैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो दोनों एक तरफ से आइडेंटिकल होंगे, तो 6 और 6 सॉरी 7 और 7। इसके अंदर नेक्स्ट पर जाएंगे तो 8 और 8। अभी जो लेग्स दिखाई दे रहे हैं इसमें ट्राई करते हैं तो 9 और 9, दिस इज 10 एंड 10। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि इस टाइप के कंपाउंड्स को अगर आपने इस तरीके से इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर लिया तो हमने 1 हाफ काउंट कर लिया है और 1 हाफ उसका बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहां पर टोटल ऐसे कितने एल्कीन आइसोमर्स हो सकते थे? 10। ये इसकी स्केलेटन बन जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। सपोज आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए बोला जाता है। इस कंपाउंड में आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, तो टोटल इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे? आप सोचिए इसका आंसर, फिर इसका आंसर सोचिए और एक और ट्राई करते हैं। चलिए फर्स्ट का आंसर सोचिए। क्या सबने निकाल लिया आंसर? चलिए कितना आंसर आ रहा है आपका? क्या मैं इसको डिवाइड करके इक्वल हाफ में ला सकता हूँ? तो मैंने इस तरीके से हाफ किया तो ये ऊपर नीचे हाफ हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या मैं इसको इस डायरेक्शन से भी इक्वल हाफ कर सकता हूँ? तो अब यहाँ पर 4 पोर्शंस जो बन गए हैं इसके 4 डिविजन्स सभी आइडेंटिकल हैं। तो क्या मैं इसका एक डिवीजन ले लूँ, उसी से मुझे काउंटिंग मिल जाएगी। 1 2 एंड 3 ये कॉमन है इसलिए इसको काउंट करेंगे और ये अपोजिट है इसलिए हम इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल यहाँ 3 मिलेंगे, इधर जाने पर भी 1 2 3 होगा, यानी कि चारों पार्ट इसके आइडेंटिकल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसके 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या बच्चों नेक्स्ट वाले में कहीं से इक्वल हाफ किया जा सकता है? अगर मैंने ऐसे इक्वल हाफ किया तो ऊपर CH3 है नीचे नहीं, अगर मैंने ऐसे हाफ किया तो राइट साइड है लेफ्ट साइड नहीं, इसका मतलब इसमें इक्वल हाफ हो नहीं रहा है। तो इसमें कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। कुछ बच्चों को डाउट होता है इन दोनों के अंदर, बोलते हैं सर ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्योंकि इसके मिथाइल के दोनों तरफ के CH2 हैं और दोनों ही CH2 हैं। बट बेटा ये आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पास वाला कार्बन 3 डिग्री है जबकि इसके पास वाला कार्बन 2 डिग्री है। मैं यहाँ Cl लगाऊंगा तो नंबरिंग करने पर ये 1 2 3 आएगा, जबकि यहाँ Cl लगाने पर ये 1 2 4 आएगा, इसलिए ये दोनों डिफरेंट होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये और ये सेम होंगे, तो ये और ये को भी वेरीफाई कर लेते हैं। जब अगर यहाँ Cl लगाया है तो देखो आप Cl और मिथाइल दोनों टॉप साइड में है, नंबरिंग में ये दोनों पास पास आएंगे। जब मैं यहाँ लगाता हूँ Cl तो ये इससे कुछ तो दूर जाएगा और पोजिशंस चेंज होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में कोई भी आइडेंटिकल हाइड्रोजन या कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो सीधे हमें टोटल गिन लेने चाहिए। तो टोटल गिनिए बच्चों, कितने आ रहे हैं? 11 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो टोटल 11 हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये काफी कुछ सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है तो इसको हम कट करके ट्राई करके देखते हैं। अगर ये ऐसे कट किया तो भी इक्वल हाफ, ऐसे कट किया तो भी इक्वल हाफ,
ऐसे कट कर रहे हैं तो बी इक्वल हाफ। इस तरीके से मुझे टोटल इसके कितने डिवीजन मिल गए, अगर मैं टोटल डिवीजन गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 डिवीजन मिल गए, तो मैं सिर्फ देख सकता हूँ एक ही डिवीजन मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं एक ही डिवीजन से काउंट कर लेता हूँ 1 2 3, और ये सबके साथ कॉमन था तो 4, तो इसके कितने मोनोक्लोरो बन जाएंगे बच्चों, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। तो आपने ये 2 टाइटल्स कंप्लीट किए, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन रिएक्शन, और इसकी पूरी एप्लीकेशन हमने देख ली है। अब मैं नेक्स्ट और थर्ड टाइटल पे आता हूं, और वो रिएक्शन है बच्चों, कौन सी रिएक्शन का नाम लिखा था आपने, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके लिए होती है, उसका हम लिखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स। कौन से रिएक्टेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस। अब इसके साथ साथ अगर कोई डाइन आ जाए तो उसमें 2 टाइम्स की रिएक्शन हो जाएगी, अगर ट्राइन आता है तो 3 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डाई और ट्राई, और अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ कि पॉलीइंस भी इसके अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली अगर एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस में भी डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, और पॉलीआइंस भी हो सकता है। तो इनका हम यूज करने वाले हैं। तो रिएक्टेंट्स हो गए एल्कीन और एल्काइन। अब मैं बात करता हूं रिएजेंट्स। तो यहां पर रिएजेंट्स 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रिएजेंट लिखता हूं। फर्स्ट रिएजेंट को हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और इसका फर्स्ट रिएजेंट ओजोन से रिएक्शन करवाना होगा, तो ये ओजोन से रिएक्शन होगी। और सेकेंड स्टेप में उस मॉलिक्यूल को जिंक या फिर डाई मैथिल सल्फाइड की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा, और ब्रेक करने के लिए हमें वाटर या एसिटिक एसिड उसमें ऐड करना होगा। तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस के लिए रिएजेंट नंबर 1 इज ओजोन, रिएजेंट नंबर 2 इज जिंक और डाईमेथिल सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिटिक एसिड। इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एल्कीन या एल्काइन को जब हम ब्रेक करेंगे, ओजोनलाइज करेंगे, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा, या तो मिलेगा एल्डिहाइड, या फिर मिल सकता है कीटोन, और या फिर मिल सकता है CO2। ये इसके 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो सभी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, सभी कीटोन हो सकते हैं, सभी CO2 हो सकती है, या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन CO2 भी बन सकता है। सेकेंड रिएजेंट हो सकता है इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का फर्स्ट रिएजेंट तो सेम ही रहेगा ओजोन, बट सेकेंड रिएजेंट में डिफरेंस होगा। यहां पर जिंक या डाईमेथिल सल्फाइड का यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, या फिर वाटर का यूज करेंगे। मींस हमने ये जो 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, कंपाउंड्स थे, मेटल एटम था जो रिडक्शन में काम आता है, इसलिए इसको लिखा था रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, उसका हमने यूज नहीं किया है, तब हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। और इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें पहला प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं एसिड, दूसरा कीटोन, और तीसरा CO2। यहां पर सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक चेंज हो गया है, एल्डिहाइड की जगह एसिड आ गया है, और वो एल्डिहाइड का एक आगे स्टेप है ऑक्सीडेशन के बाद जो एसिड में कन्वर्ट होता है, और वही स्टेप इस वाली रिएक्शन में कंप्लीट किया जाता है, हो जाता है। और पहले वाले में क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले वाले में जिंक और DMS हमने डाला था, वो सेकंड स्टेप को रोक देता है, इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, जबकि ऑक्सीडेटिव में प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड की जगह पर एसिड। तो बच्चों हमने देखा रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे। अब अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होगी, है ना। तो इसके केमिकल रिएक्शन को मैं लिखता हूं फर्स्ट रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपको 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, जिसमें एक पाई बॉन्ड होना चाहिए कम से कम, या तो दोनों ही पाई बॉन्ड हो, या कम से कम एक पाई बॉन्ड हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा, सपोज ये कंपाउंड जिसमें हमने लिखा एल्कीन।
इस एल्कीन में हमने ध्यान रखा कि इस तरफ हमने दोनों एल्काइल ग्रुप्स लगाए हैं और इधर हमने एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन लगाया है। रिडक्टिव लिखना है, इसका मतलब स्टेप 1 में आपको ओजोन डालना है और स्टेप 2 में आपको जिंक या डाईमेथिल सल्फाइड डालना है, साथ में वाटर या एसिटिक एसिड। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ रिएजेंट हो गया ओजोनलाइसिस के लिए। इसमें बहुत ही सिंपल, आप सिर्फ डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें, यानी इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए ओजोन का यूज करें और एक एक ऑक्सीजन दोनों को प्रोवाइड करवा दें। बहुत आसान, सी डबल बॉन्ड ब्रेक किया और उसकी जगह पर डबल बॉन्ड ओ हमने लगा दिया। सिंपल है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड किया है। सेकेंड कार्बन पे भी वही सेम किया है। जब इस कार्बन से दो एल्काइल लगे होते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है बच्चों कीटोन, और जब एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन लगा होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। इसको लिख सकते हैं अपन RCH डबल बॉन्ड O, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब ये जो बचा हुआ था ना जिंक, ये भी वो एक थर्ड ऑक्सीजन जो बच जाएगा उसको लेके निकल जाएगा, वो हो जाएगा ZNO। इसको हम प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से प्रोडक्ट की काउंटिंग के लिए बात की जाए तो सिर्फ हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही काउंट करने हैं। काउंट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ओनली। सेम रिएक्शन रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में अगर मैं अल्काइन के लिए बेटा ट्राई करूं, ओजोन ZnH2O, तो अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से हमें दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं। दो पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए, एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ लगा दीजिए, और जो तीसरा ऑक्सीजन है ओजोन का वो जिंक के साथ चला जाएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बना है उसको हम क्या बोलेंगे, डाई कार्बोनिल। कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी आ जाता है और कीटोन भी आ जाता है, इसका कॉमन नेम होता है कार्बोनिल। तो दो कार्बोनिल एक ही मॉलिक्यूल में, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डाई कार्बोनिल, और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पास पास हैं, इसलिए कौन सा बोलेंगे, अल्फा डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं रिपीट करता हूं, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, एल्कीन लीजिए, डबल बॉन्ड ब्रेक करें, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगाएं, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये ओपन चेन है तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर ये रिंग है तो ब्रेक करने से आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें दोनों एंड पर एक एक ऑक्सीजन होगी। लेकिन मैंने अगर एल्काइन लिया तो एल्काइन में आपने दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बच जाएगा, तो ये क्या बनने वाला है, अल्फा डाई कार्बोनिल। दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस सबको समझ में आ गया, बहुत आसान। टू बॉन्ड्स ब्रेक करें, एक एक ऑक्सीजन लगाएं। सेकंड की बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट्स में आपने क्या देखा था डिफरेंस, जिंक और DMS नहीं होना चाहिए। सेम एग्जांपल के साथ ट्रीट करते हैं। ओजोन और सेकेंड नंबर पे H2O2, दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल लिख लेते हैं पहले। लेकिन जो यहां से हमने ब्रेक किया है उसमें दो ऑक्सीजन तो यहां दिखाई दे रहे हैं, बट जिंक एब्सेंट है। तो जिंक एब्सेंट है तो वो तीसरा ऑक्सीजन भी इसी में यूज होगा। मींस यहां जो H था वो H किस में चेंज हो जाएगा, OH में। तो इस वाले मॉलिक्यूल को आप लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O OH। तो ये कंपाउंड क्या बना बच्चों, एसिड। तो यहां सिर्फ इस एल्डिहाइड की जगह पर क्या बन जाता है, एसिड। तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में एक बिग डिफरेंस हमको समझ में आ गया कि जब हम रिडक्टिव करते हैं तो हम एक ऑक्सीजन लगाने के बाद ही रुक जाएंगे, जबकि ऑक्सीडेटिव में अगर ऑप्शन है तो एल्डिहाइड की जगह हम क्या करने वाले हैं, एसिड लिखने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं एल्काइन की। सेम रिएक्शन, तो एल्काइन में इसके तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, और तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस कार्बन की तीन वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो एक वैलेंसी तो हमने कहा डबल बॉन्ड O से सेटिस्फाई हो गई, तो फिर दूसरी वैलेंसी के लिए हमें क्या लगाना होगा, OH लगाना होगा। तो ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा।
दूसरा, अब ये टर्मिनल है और इसके 3 बॉन्ड फ्री हो गए और एक H भी है, तो H की जगह OH आता है और तीनों बॉन्ड फ्री हो गए। तो यहाँ पर जो कंपाउंड कन्वर्ट होगा वो अल्टीमेटली किस में चला जाएगा, CO2 में चला जाएगा और ये गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो टर्मिनल पे अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आता है और हम ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस करते हैं तो टर्मिनल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स CO2 में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो वापस से एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव में क्या किया हमने, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया। प्रोडक्ट में या तो हम कीटोन बना सकते हैं या हम एसिड बना सकते हैं या फिर हम CO2 बना सकते हैं, बट इसमें एल्डिहाइड नहीं बनने वाला है। हाँ, हम ओजोनलाइसिस रिएक्शन के रिमार्क्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस और फाइनल कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं। नंबर 1, ओजोनलाइसिस रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। इस रिएक्शन में एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन किया जाता है, ओजोन उसके लिए यूज की जाती है। सेकेंड, जनरली अदर फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एसिड, अल्कोहल, एस्टर, एसिड हलाइड, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन बेसिकली कहाँ हो रही है, एल्कीन पर और अल्काइंस पर डबल बॉन्ड पर हो रही है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। थर्ड नंबर, इट इज यूज टू फाइंड पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी कि ओजोनलाइसिस का पर्पस क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड के पोजीशंस को बताएगा, क्योंकि काउंटिंग हम कर चुके हैं, कार्बन की हम टाइप पता लगा चुके हैं। अब हमें सिर्फ पोजीशंस पता लगानी है ताकि हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बिल्कुल 100% श्योर की जा सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशंस पता लगाना। फोर्थ नंबर, एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स आर स्टेबल। ये हम हर बार कह चुके हैं, हाइड्रोजनेशन भी नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पर कर सकते हैं। क्लोरीनेशन तो होता ही नहीं है और ओजोनलाइसिस भी रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, बट ये लिटिल हायर टेम्परेचर पर हो जाता है। लिटिल हाई टेम्परेचर मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पर होगा। अब बात करें ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, तो ऑक्सीडेटिव में हमने देखा था क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो टर्मिनल CH या CH2, CH हो या फिर CH2 हो, दोनों ऑक्सीडाइज किस में होंगे, CO2 में ऑक्सीडाइज होंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, जो एल्डिहाइड हमें मिल सकता था रिडक्टिव में, वो यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, टर्मिनल CH और CH2 CO2 में जाएंगी और एल्डिहाइड की जगह पर एसिड बनने वाला है। अब हमने एक जगह लिखा था DMS, डाई मैथिल सल्फाइड, जिसको हम बोल रहे थे वो जिंक की जगह पर यूज किया जा सकता है। तो डाई मैथिल सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3S CH3। इसका हम यूज करेंगे तो यहां बनेगा CH3S डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम DMSO बोलेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल से हम बात करना शुरू करते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ओजोनलाइसिस कर रहे हैं। तो क्या इस ओजोनलाइसिस में सबसे पहले मुझे पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ ओजोन यूज करनी पड़ेगी, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ओजोन के यूज होंगे। अगर ये 1 मोल है तो ओजोन का 2 मोल यूज होगा। 2 जगह से इसको हमें ब्रेक करना है। अब आप प्रोडक्ट देखिए, बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। क्या इसमें 2 कार्बन और इसके साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसमें भी 2 कार्बन, दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन आएगा। इसको हम बोल सकते हैं ग्लाइऑक्सल, नेम है इसका। और यहां पर एक ही कार्बन, उसके साथ एक ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके ये टोटल 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक, और इसमें 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन वाले के मतलब 2 जगह से ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब ये पार्ट, ये सेगमेंट उस मॉलिक्यूल की सेंटर में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ताकि ये दोनों एंड से ब्रेक हो, एक एक ऑक्सीजन उसको दोनों एंड पर मिल जाए। तो मैं इसका अगर रिवर्स क्वेश्चन आपसे करूंगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें ऑक्सीजन एक से ज्यादा है, इसका मतलब वो या तो कहीं सेंटर में होगा या फिर वो साइक्लिक पार्ट होगा। तो मैं अब एक साइक्लिक का एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। सपोज ये रिंग हमने यूज की और इसमें मैं ओजोन के साथ डाईमेथिल सल्फाइड का यूज करता हूं, Me2S। इसमें एक ही पाई बॉन्ड है और ये साइक्लिक है, ये यहां से ब्रेक होगा। एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ हम यूज करने वाले हैं। इसके प्रोडक्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन यहां मिला, ये कीटोन बनेगा,
दूसरा वाला सेगमेंट एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर दो ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो ये दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से आए हैं कि हमने एक जगह से इसको ब्रेक किया और जहां हम ब्रेक कर रहे हैं वहां पर एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा और एक ऑक्सीजन इसे मिलेगा और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ है Me2S, Me2S को हम ऐसे लिख सकते हैं मिथाइल S डबल बॉन्ड O मिथाइल डाई मैथिल सल्फॉक्साइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMSO। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एसीटोन होता है, Me C डबल बॉन्ड O Me, और वहाँ C की जगह यहाँ S है, और वो भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और DMSO भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो क्या हमें ओजोनलाइसिस के कंप्लीट पॉइंट समझ में आ गए हैं? एल्कीन अल्काइन की रिएक्शन है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ एल्कीन अल्काइन ही पार्टिसिपेट करता है। पोजीशन हम पता लगा लेते हैं। एरोमेटिक पाई बॉन्ड के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इन जनरल हम उसको नहीं करेंगे। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में टर्मिनल वाले दोनों CO2 में जाएंगे और एल्डिहाइड एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अब हम आगे के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको देते हैं।